राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम इस अंक में राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। वस्तुतः राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का एक अंग है। आधुनिकीकरण समाजशास्त्र का विषय है और राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। इसलिए हम केवल राज्य और राज्य की संस्थाओं में लोगों के नागरिक होने के नाते उनके जीवन स्तर में, उनके सामाजिक स्तर में, उनके बौद्धिक स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं का अध्ययन करेंगे। अर्थात हम राजनीतिक आधुनिकीकरण का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुआ। इसके कई आयाम हैं। इस विवरण से विदित होता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में विकसित देशों को आधुनिकीकरण का मॉडल माना जाता है और अन्य अनेक देश उस आधुनिकीकरण को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ओर अग्रसर हैं। किंतु आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण नहीं है। पश्चिम की नकल करना पश्चिमीकरण होता है, अर्थात विकसित देशों की नकल करना पश्चिमीकरण है। किंतु आधुनिकीकरण सोच विचार के अपने राजनीतिक स्तर, बौद्धिक स्तर, जनांगीक स्तर, सामाजिक स्तर में परिवर्तन करना आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण समाज के लिए लाभदायक प्रक्रिया है, जबकि पश्चिमीकरण अंधानुकरण है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुआ। इसके कई आयाम हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक स्तर। इस हम आधुनिकीकरण को ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर स्तर पर चलती है। जैसे डॉक्टर एस पी वर्मा ने बताया कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक स्तर पर, इस स्तर पर लोगों के मानकों, उनके स्टैंडर्ड्स, मूल्यों, उनके विश्वासों और अभिविन्यास अर्थात उनकी किसी ज्ञान को जानने की अभिरुचि में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। अर्थात लोगों के मानसिक परिवर्तन जिनमें उनके विश्वास बदलते हैं, अभिविन्यास बदलते हैं, उनके मानक बदलते हैं। दूसरा बौद्धिक स्तर। इस स्तर पर अपने परिवेश के बारे में ज्ञान के विचरण की अपेक्षा की जाती है। अर्थात बौद्धिक स्तर पर आधुनिकीकरण का तात्पर्य है कि इस स्तर पर विचरण का मतलब अपने ज्ञान का फैलाव, ज्ञान के फैलाव अर्थात वो ज्ञान अन्य लोगों तक भी उनके बौद्धिक स्तर को सुधारे, उनके बौद्धिक स्तर में परिवर्तन करे की अपेक्षा की जाती है। तीसरा है जनांगीक स्तर। इस स्तर पर जीवन स्तर में सुधार एवं नगरीकरण से है। जनांगीक स्तर का तात्पर्य कि
लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो और नगरीकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब जो नागरिक सुविधाएं, नगरों की जो सुविधाएं हों उपलब्ध हों। चौथा है सामाजिक स्तर। इस स्तर पर यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार और अन्य प्राथमिक गुटों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक रूप से संगठित आनुषांगिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए। सामाजिक स्तर पर आधुनिकीकरण का तात्पर्य है कि जो प्राथमिक गुट हैं, परिवार या अन्य, उनसे व्यक्ति निकले और अन्य संस्थाओं का या अन्य संगठनों का सदस्य बने, छोटे छोटे संगठन बनाए जाएं, परिवार से निष्ठा बदले और उनमें ताकि आगे आधुनिकीकरण क्योंकि विकास का परिचायक है, तो अन्य परिवार और परिवार जातीय अन्य गुटों से निकल के ऐसे संगठनों का निर्माण करे जिनमें या ऐसे संगठनों की सदस्यता ग्रहण करे ताकि उसके सामाजिक स्तर में सुधार आए। पांचवा है आर्थिक स्तर पर। इसमें बाजारी कृषि के विकास, औद्योगिकीकरण का विकास एवं आर्थिक कार्यकलाप का व्यापक होना है। अर्थात आर्थिक स्तर पर परिवर्तन के लिए जरूरी है कि जो कृषि है वो ऐसी कृषि का विकास हो जो बाजारी हो, मतलब आर्थिक कृषि जिसको कह सकते हैं, उसका विकास हो ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। औद्योगिकीकरण का विकास हो, उद्योगों की अधिक से अधिक विकास हो एवं जितने भी आर्थिक कार्यकलाप राज्य में हैं वो अधिक से अधिक व्यापक हों, उनका स्तर अधिक से अधिक बढ़े। तो इस प्रकार आधुनिकीकरण जीवन के हर स्तर में मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, जनांगिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्तर में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और जो विकास की परिचायक है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। क्लॉड बेल के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। क्लॉड वेल्व ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को समझाने के लिए इस परिभाषा को बताया है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित है। अर्थात जो भौतिक साधन हैं उनका प्रयोग विवेकपूर्ण प्रयोग हो, मतलब उनका दोहन नहीं हो, वो लोगों के विकास में सहायक हों, साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग हो ताकि परंपरागत समाज आधुनिक समाज बन सके। दूसरा है कॉलमैन। कॉलमैन कहते हैं कि नगरीकरण व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण तथा वाणिज्यिकीकरण की मात्रा में वृद्धि, जनसंचार साधनों का विस्तार आधुनिकीकरण के हेतु हैं। कॉलमैन ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को, जैसा मैंने बताया कि आधुनिकीकरण जीवन के हर क्षेत्र में चलने वाली प्रक्रिया है, तो और इसके अंतर्गत हम विकसित समाजों के गुणों को धारण करते हैं, अपने समाज में वर्तमान स्तर को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो कॉलमैन ने कहा कि नगरीकरण मतलब गांवों का नगरीकरण करना, अर्थात उनमें नगरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना,
साक्षरता बढ़ाना विकास के लिए ज़रूरी है कि साक्षरता बढ़े, अधिक प्रति व्यक्ति आय अर्थात लोगों के रोजगार के साधन बढ़े, उनकी आय बढ़े, विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता, अधिक से अधिक अ, सामाजिक और भौगोलिक परिवर्तन हो, जो रूढ़ियां हैं समाज की वो ख़त्म हो, तभी सामाजिक गतिशीलता आती है। अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण हो, अर्थात जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है उनको औद्योगिकीकरण की ओर या वाणिज्यिकीकरण की ओर बढ़ाया जाए, और जनसंचार के साधनों में अर्थात लोगों को हर चीज़ का पता हो, ऐसे साधनों का विस्तार हो। ये आधुनिकीकरण के हेतु हैं, ये आधुनिकीकरण के साधन हैं। डॉक्टर एस पी वर्मा राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 स्तर बताते हैं, जिनका हमने अभी अध्ययन किया। मनोवैज्ञानिक स्तर अर्थात लोगों के मानसिक मानकों में, उनकी रुचियों में परिवर्तन हो। बौद्धिक स्तर अर्थात लोगों के बौद्धिक स्तर का विस्तार हो। लोगों जनांकिक स्तर अर्थात लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार हो। सामाजिक स्तर अर्थात लोगों के सामाजिक जो निष्ठा के केंद्र हैं वो आगे बढ़ें, अर्थात व्यक्ति परिवार से निकल के अन्य संस्थाओं का सदस्य बने, उसके ज्ञान का विस्तार हो। आर्थिक स्तर अर्थात आर्थिक स्थिति में सुधार हो, औद्योगिकीकरण लागू हो, वाणिज्यिकीकरण लागू हो। इस प्रकार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के हर क्षेत्र में या राज्य के हर क्षेत्र में परिवर्तन की ओर अग्रसर होती है या परिवर्तन करती है। वस्तुतः आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख रहती है। इसका मेन उद्देश्य प्रगति, हम आधुनिकीकरण या कोई भी राज्य समाज व्यवस्था आधुनिकीकरण इसलिए अपनाती है ताकि उसमें प्रगतिशीलता आए। एडवर्ड सील्स ने समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है। अर्थात एडवर्ड सील्स ने पश्चिम से मुक्ति की इच्छा का मतलब है कि पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण नहीं कहा जा सकता। पश्चिमीकरण पश्चिमी देशों की विकासशील देशों द्वारा नकल करना, क्योंकि यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जो हर चीज़ सोच विचार के अपनाई जाए उसका अंधानुकरण नहीं किया जाए, क्योंकि अंधानुकरण करने पर हम वो किसी भी समाज को तोड़ सकती है। हम विकासशील राष्ट्र हैं तो विकासशील राष्ट्र उनका अनुसरण करें, लेकिन जो हमारे समाज के लिए उपयोगी चीज़ें हैं उन्हीं का अनुसरण किया जाए तो आधुनिकीकरण है। और अगर हमने पश्चिमी समाजों की नकल कर ली बिना सोच विचार के तो ये पश्चिमीकरण है। तो एडवर्ड सील्स ने समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में अंतर है। पश्चिम की मूल्यों मानकों वहाँ के स्टैंडर्ड्स को अपनाना पश्चिमीकरण है, बिना सोचे उनके नकल करना। और यदि सोच के हमारे लिए कितने उपयोगी हैं कितने नहीं हैं इस आधार पर अगर हम उनका उपयोग अपनाते हैं तो यह आधुनिकीकरण है। चीन के उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि चीन ने पश्चिम की नकल किए बिना ही आधुनिकीकरण किया है। आधुनिकता को लोकतंत्र के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि रूस का जार पीटर, टर्की का सुल्तान महमूद तथा जापान का सम्राट मेजी निश्चित रूप से आधुनिक करता थे, परंतु वो लोकतंत्रवादी नहीं थे। परंतु इन्हें भी इस रूप में लोकतंत्र का गुरदूत नहीं कहा जा सकता है। तो आधुनिकीकरण ये उपरोक्त जो परिभाषा है उनका अध्ययन करने के बाद हमें ये विदित होता है कि समाजों में सामाजिक संचलन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतः राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। कॉलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में
होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत होने के अवसर प्रदान कर सके, किंतु इसमें इतनी शक्ति संपन्नता भी हो कि हर प्रकार की मांग का समुचित ढंग से मुकाबला कर सके और अनुचित मांगों को दृढ़ता के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक व्यवस्था कही जाती है। तो इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण किसी भी समाज की संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक मानकों में, आर्थिक स्तर में, बौद्धिक स्तर में, सामाजिक स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया है, किंतु यह पश्चिम का अंधानुकरण नहीं है। यदि हम पश्चिम का अंधानुकरण करेंगे तो ये प्रक्रिया पाश्चात्यकरण में बदल जाएगी। इसलिए अब अपने समाज को विकसित, अपने राज्य को विकसित करने के लिए नए नए मानकों को अपनाना, जीवन शैली में परिवर्तन करना, आर्थिक स्तर में सुधार करना, ये आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण के लक्षण या विशेषताएं। पहला है राज्य में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण। इसका तात्पर्य है कि मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रण हो, अर्थात राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ना राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी है। किसी राष्ट्र का मजबूत होना हर प्रकार से राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी है। दूसरा है राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए ये जरूरी है कि सरकार की पहुंच अधिक से अधिक हर स्तर पर जनता तक हो, अर्थात राज्य का प्रवेश अधिकाधिक समाज तक हो, व्यक्तियों तक हो, तभी संभव होगा कि सरकारें सकारात्मक कार्यों के निष्पादन की ओर बढ़े। तीसरा है राज्य और समाज की बढ़ी हुई अंतःक्रिया, अर्थात राज्य और समाज के बीच परस्पर अंतःक्रिया बढ़े। यहाँ केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से और परिसर का अर्थ समाज से राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह, नौकरशाही एवं निर्वाचन के माध्यमों से ये संपर्कता बढ़ती है तथा संचार के साधनों द्वारा इसमें निरंतरता बनी रहती है। विद्यार्थी ये ध्यान रखेंगे कि हम राज्य के और समाज के सदस्यों को तो व्यक्ति ज़्यादातर अपनी प्रक्रियाओं में समाज में रहता है, अपनी डेली की प्रक्रियाएं समाज द्वारा करता है, समाज में रह के करता है, किंतु जब सामाजिक व्यवस्था में कोई गतिरोध पैदा होता है या सामाजिक व्यवस्था को में कोई दबाव या संकट पैदा होता है, तब राज्य उसमें कार्य करता है। तो यहाँ ये जरूरी है कि राज्य एवं समाज के बीच परस्पर अंतःक्रिया हो, अर्थात राज्य और समाज में अधिक से अधिक संपर्कता बढ़े और इसके लिए संचार साधनों, दबाव गुटों, हित समूह आदि का प्रयोग किया जाए। चौथा है सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। आधुनिक राजनीतिक समाजों में धार्मिक, परंपरागत, पारिवारिक और जातीय सत्ताओं का स्थान एक राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता द्वारा ले लिया जाता है। सत्ता के परंपरागत स्रोतों के निर्बल होने और उनके स्थान पर राजनीतिक सत्ता की स्थापना राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। जैसा हमने व्यवस्था सिद्धांत में पढ़ा कि अधिकाधिक
राज्य में अधिकाधिक संरचनाएं अर्थात संस्थाएं विकसित हों और उन संस्थाओं द्वारा अपना विशेष कार्य किया जाए। जितनी ज़्यादा संस्थाएं होंगी, संरचनाएं होंगी, उतना ही अधिक विकास होगा। इसलिए ये जरूरी है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में अधिक संरचनाओं का विकास हो ताकि संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होना अनिवार्य है। अगला है राजनीति में सामान्य लोगों की बढ़ती हुई सहभागिता। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए संस्थागत और प्रक्रियात्मक परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं में जन सहभागिता कितनी है, यह भी आधुनिकीकरण का एक मापदंड है। केवल संस्थाओं की स्थापना, अधिकाधिक संस्थाओं की स्थापना करना ही आधुनिकीकरण नहीं, अपितु उनमें लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। अगला है लोगों की अभिवृत्तियों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्तियों की अभिवृत्तियों, उनकी रुचियों में परिवर्तन आना जरूरी है। जब तक लोगों के विचारों और दृष्टिकोणों में बदलाव नहीं आता है, तब तक राजनीतिक आधुनिकीकरण की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं औपचारिक ही बनी रहती हैं। अर्थात इन संस्थाओं में लोगों की भागीदारी और रुचि दोनों होने का आवश्यक जरूरी है, तभी राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आ सकती है। जैसे भारत में राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक कहने वाली व्यवस्था तभी आएगी जब पहले हम भारतीय होंगे और बाद में गुजराती, राजस्थानी, तमिल, बंगाली आदि होंगे। 8वां है व्यापक आधार वाली नौकरशाही। राजनीतिक व्यवस्थाओं को केवल नौकरशाही के बृहत आकार के आधार पर ही आधुनिक नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में आधुनिकीकरण के लिए नौकरशाही के आकार के बढ़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसके आधार का विस्तृत होना है, व्यापक होना है। व्यापक का आधार का अर्थ है कि नौकरशाही के कर्मचारियों के सारे समाज से भर्ती होने की केवल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही नहीं हो, अपितु प्रशासक वास्तव में समाज के सभी वर्गों से आ सके। अर्थात नौकरशाही व्यापक हो। व्यापक का तात्पर्य कि हर पूरे समाज से नौकरशाही, अगर नौकरशाह हो, राजनीतिक आधुनिकीकरण की इन विशेषताओं के लक्षणों को मोटे तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं। मैंने इनका 8 पॉइंट में अध्ययन किया। इनका 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है बुद्धि संगत सत्ता। दूसरा है विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं, विभिन्न कार्यों को करने के लिए वाली अधिकाधिक राजनीतिक संरचनाएं हों। तीसरा है राजनीतिक सहभागिता, अर्थात लोगों की अधिकाधिक राजनीतिक सहभागिता हो, अधिकाधिक लोग राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें और सत्ता बुद्धि संगत हो। इस प्रकार ये 3 स्तर पर परिवर्तन से ही राजनीतिक आधुनिकीकरण संभव है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।